हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय YSR। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है शक्ति। शक्ति का सामान्य अर्थ है दूसरों के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन करना, अर्थात दूसरे से अपने अनुकूल कार्य करवाना या अपना कार्य करवाना शक्ति कहलाता है। कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने लिए या समाज के लिए कोई कार्य करता है तो वह शक्ति कहा जा सकता है। मूल रूप से कहा जाए तो समाज में किया जाने वाला कोई भी कार्य किसी न किसी प्रकार की शक्ति के द्वारा बाधित होता है, अर्थात समाज में किया जाने वाला कार्य कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। शक्ति की क्यों आवश्यक है? शक्ति क्यों आवश्यक है? समाज के लिए नियम बनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, सभी व्यक्तियों को अधिकार कर्तव्य बांट दिए जाते हैं, अर्थात समाज की प्रत्येक गतिविधि शक्ति से जुड़ी हुई होती है। सभी कार्य समाज में बिना शक्ति के संचालन नहीं हो सकते। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, प्राचीन काल में सैन्य शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। वर्तमान में राजनीतिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यूरोपीय शक्ति के प्रमुख समर्थक रहे, इनमें मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है। यूरोपीय विचारकों में शक्तिवादी विचारक जिन्हें माना जाएगा वो है मैकियावेली। इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लीवियाथन, जो 1651 में लिखी गई, जिसमें राज्य और राजनीति क्षेत्र में शक्ति के महत्व को बताया गया है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता हैं चार्ल्स मेरियम। मेरियम के अलावा कैटलीन है, लॉसवेल है, कैप्लॉन है, मॉर्गेनथाउ है। इन सभी ने शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका समाज में किस प्रकार से है इसको स्पष्ट रूप से कहा है। कैटलीन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य सीधे आपके बोर्ड के एग्जाम में लाइन टू लाइन उठ के आने वाले हैं। और कहा है राजनीति प्रतियोगिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है, अर्थात कैटलीन की सिंपल परिभाषा हुई राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान कहा जा सकता है, और जहां पर शक्ति के लिए संघर्ष पाया जाता है, अर्थात समाज में प्रतियोगिता पाई जाती है और उस प्रतियोगिता का लक्ष्य है शक्ति की प्राप्ति। लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। इनके अनुसार एक प्रक्रिया है, एक गतिविधि है कि शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, लॉसवेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने शक्ति को परिभाषित किया है और कहा है कि दूसरों से अपनी आज्ञा का पालन करवाना ही शक्ति है, अर्थात ऐसी क्षमता जिससे दूसरों से काम में लिया जा सके अपने अनुसार। अर्थात मुख्य रूप से मैकियावेली कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वे व्यक्ति आपके लिए आप जो चाहते हैं वह कार्य दूसरा व्यक्ति आपके लिए कर दे तो वही शक्ति है। यहाँ पर शक्ति और बल में अंतर स्पष्ट किया गया है और उसका आधार है बल आधारित। पहला अंतर जो हमने किया है बल को आधार मानकर किया है। शक्ति प्रच्छन्न बल है जबकि बल प्रकट शक्ति है। तत्व के आधार पर देखा जाए शक्ति प्रकट तत्व है, शक्ति अप्रकट तत्व है और बल प्रकट तत्व है। अर्थात पहला बिंदु अगर हम देखें प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न बल का मतलब हुआ कि डायरेक्ट रूप से हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, जबकि बल प्रकट रूप से है। शक्ति अप्रकट तत्व है, ये वास्तव में नजर नहीं आती, जबकि बल प्रकट है। उदाहरण, दीपक जी सर के पास छात्रों को दंड देने की शक्ति है, लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल कर चुके हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वह सीधा बल में प्रकट हो जाएगा।
यहाँ पर एक मुख्य अंतर नजर आया कि शक्ति अदृश्य है और उससे प्रभावित होता है व्यक्ति और उससे प्रभावित होकर कार्य करता है, जबकि बल सीधा प्रकट नजर आता है। अगला अंतर है शक्ति और प्रभाव में अंतर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है शक्ति दमनकारी होती है, यानी कि ना चाहते हुए भी आपको मानना होता है। प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके निर्देशानुसार प्रत्येक व्यक्ति आज कोरोना से लड़ने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको पालन कर रहा है। अर्थात ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही स्वतः ही कार्य कर रहा है। शक्ति का प्रयोग व्यक्ति या समाज की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, अर्थात आपके ना चाहते हुए भी आपसे जबरदस्ती शक्ति के द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। प्रभाव ये व्यक्ति की या समाज की सहमति पर आधारित होता है, यह संबंधात्मक होता है। प्रभाव आपके विचारों के अनुसार होने वाले व्यक्ति का होता है, अर्थात आप जिस तरीके से सोचना चाह रहे हैं उसी व्यक्ति का प्रभाव आप पर ज्यादा होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, तानाशाही शासन है, सीरिया है, आईएसआई है, ये सभी शक्ति से संपन्न इलाके हैं। यहाँ पर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अप्रजातांत्रिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और जबरदस्ती अपने कार्य करवा लिए जाते हैं। प्रभाव पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक, अर्थात इसको जबरदस्ती एक्टिव नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं अपनाया जा सकता। शक्ति कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वह स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रभाव से जुड़ती ही जुड़ती है। शक्ति का एक समय दायरा सीमित मात्रा में होता है। आपसे कभी भी प्रेशराइज, दबाव और किसी भी प्रकार की शक्ति से कुछ समय तक तो कार्य करवाया जा सकता है, लेकिन नियमित और स्थायी तौर पर नहीं करवाया जा सकता। जबकि प्रभाव अपना अस्तित्व बनाने के लिए शक्ति आवश्यक नहीं है। प्रभाव अगर आप पर हो गया तो लंबे समय आप पर रहेगा। उदाहरण, अंग्रेजी प्रशासन शक्ति द्वारा भारतीय जनता से आदेश मनवाता था, अर्थात फोर्सेबल वर्क होता था। उदाहरण अब देखते हैं हम लोग प्रभाव का। भगत सिंह जी का प्रभाव आज भी हमारे ऊपर है, इसीलिए आज भी उनके नाम से हम राष्ट्र प्रेम की भावना को हमारे अंदर जगाते रहते हैं। शक्ति के रूप, आयाम। हम शक्ति को मोटे रूप में 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 नामों से हम कह सकते हैं। पहली है राजनीतिक शक्ति, दूसरी है आर्थिक शक्ति और तीसरी है विचारधारात्मक शक्ति। यदि हम राजनीतिक शक्ति की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है औपचारिक भाग और दूसरा है अनौपचारिक अंग। और औपचारिक अंग में कहें तो इसमें व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, ये सभी राजनीतिक शक्ति का औपचारिक अंग कहे जा सकते हैं। दूसरा है अनौपचारिक अंग, इसमें दबाव समूह हैं, दल हैं और ये सभी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये अनौपचारिक अंग कहलाएंगे। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है समाज में मूल्यवान संसाधन जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड आदि समाज में विभिन्न समूहों में बंटवारा करना राजनीतिक शक्ति कहलाती है। दूसरा है आर्थिक शक्ति। वास्तव में आर्थिक शक्ति का मतलब हुआ कि जिसके पास धन संपदा, समाज के संसाधन या समाज की बहुत बड़ी शक्ति अगर उसके पास है तो वह आर्थिक शक्ति कहलाएगी। इसमें बहुत सारे तरीके से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित कर सकती है और देखने में आया है कि जो आर्थिक शक्ति संपन्न होता है वह राजनीतिक शक्तिशाली भी होता है। इसको लेकर 2 विचारधाराएं स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रही हैं आर्थिक शक्ति को। पहली है उदारवादी। उदारवादी विचारकों ने माना है कि सभी मिलकर राजनीतिक शक्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को प्रभावित नहीं करता। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी तत्व होते हैं जो आर्थिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अर्थात राजनीतिक शक्ति अगर बढ़ी है तो उसका आधार केवल आर्थिक शक्ति नहीं है, उसके साथ समाज की स्थिति है, संसाधन है, वर्ग समूह है, दबाव, दल, राजनीति, ये सभी चीजें हैं। जबकि मार्क्सवादियों का मानना है कि शक्ति का आधार केवल और केवल आर्थिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति जिसके पास है वह राजनीति में संपन्न हो जाएगा। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक शक्ति अगर किसी के पास है तो उसका आधार है आर्थिक शक्ति।
यहाँ दोनों विचार क्लियर हो गए। उदारवादी मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति का मूल आधार केवल आर्थिक शक्ति नहीं है, उसके साथ बहुत सारी शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ हैं, और भी बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। जबकि मार्क्सवादियों का मानना है कि राजनीतिक शक्ति का आधार केवल और केवल आर्थिक शक्ति ही है। मार्क्सवादियों का ये जो कथन है आर्थिक शक्ति को लेकर, इसका सही तरीके से एग्जाम्पल सेट हुआ ही नहीं। सोवियत संघ के विघटन से ये गलत साबित हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कार्य अर्थव्यवस्था के लिए होता है, अर्थात पैसे के लिए होता है। लेकिन सोवियत संघ ने, हमने देखा कि आर्थिक गतिविधियों के संचालन को लेकर वहां पर ये गलत धारणा स्थापित हो गई। और भी एक जगह इनकी विचारधारा गलत होती है कि माँ बच्चे का पालन करती है, वो पैसे के लिए ही केवल नहीं करती। इसीलिए मार्क्सवादियों की आर्थिक शक्ति को लेकर विचारधारा गलत है। विचारधारात्मक शक्ति यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने वाली शक्ति, अर्थात लोग किस प्रकार की विचारधारा या किस प्रकार का चिंतन रखते हैं, उसे ही वैचारिक शक्ति कहा गया है। वैचारिक शक्ति किसी शासन व्यवस्था के लोगों की पुष्टि में सही और उचित साबित करती है, अर्थात वैधता प्रदान करती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी जनता समाज समूह का विचार किस प्रकार का है, वो अपने अनुसार ही उस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपना लेगी, अर्थात वैधता प्रदान कर देगी। उदाहरण, पाकिस्तान में तानाशाही संस्कृति है तो वो तानाशाही शासन को अपनाएगी। सीरिया में आतंकी संस्कृति है तो वो अराजकतावादी व्यवस्था को अपनाएगी। भारत में जनतंत्र, समूह प्रजातंत्र, वोटिंग सिस्टम ऐसी व्यवस्था है, इसलिए वो लोकतंत्र को अपनाएगी। चीन का उदाहरण लें तो वहाँ साम्यवाद की व्यवस्था, इसलिए वो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाएगी। बहुत सारे देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। इन्हें सही साबित करने के लिए समाजवाद, उदारवाद, साम्यवाद विचारधारा बहुत सी परिस्थितियों को स्पष्ट करती हैं। अपने स्वार्थों को पूरा करने तथा विचारधारा को स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। बहुत सारी विचारधाराओं में ऐसा देखने को मिला है। जैसे भारत में नक्सलवाद है, जो हिंसा के दम पर, बल के दम पर अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। चीन और नेपाल में माओवादी पाए जाते हैं। पूर्व में सोवियत संघ जो 1991 में विघटन हुआ, कंबोडिया आदि क्षेत्रों में यही शक्ति का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। अगला इसी का महत्वपूर्ण बिंदु है शक्ति की संरचना। शक्ति की परंपरागत अवधारणा बहुत सारे तत्वों से जुड़ी है। एक पक्ष दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इस प्रकार चार सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बोर्ड की एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। शक्ति के संरचना को स्पष्ट कीजिए, स्ट्रक्चर को स्पष्ट कीजिए। इसके चार सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, मार्क्सवादियों ने दिया था। इसमें दो वर्ग पाए गए, पहला अमीर और दूसरा गरीब। पहला वर्ग है अमीर और दूसरा वर्ग है गरीब। दोनों में स्पष्ट विचारधारा दिखाई देती है। इन दोनों में समाज में निरंतर संघर्ष पाया जाता है, अर्थात एक समाज का उच्च वर्ग है तथा दूसरा निम्न वर्ग है, और दोनों में शक्ति को लेकर संघर्ष पाया जाता है, और ये शक्ति है आर्थिक शक्ति। मार्क्सवादियों का मानना है समाज के ज़्यादातर संसाधनों पर गरीबों का कोई हिस्सा होता ही नहीं है, और केवल अमीर बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करके बैठते हैं, और इसी आर्थिक शक्ति को लेकर निरंतर संघर्ष पाया जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। मार्क्सवादियों का यह कथन एक पूर्णीय है, एक पक्षीय है, क्योंकि माँ अपने बच्चे का लालन पालन केवल स्वार्थ के लिए नहीं करती। इससे ये सिद्ध होता है कि समाज में प्रत्येक कार्य केवल शक्ति के लिए नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के दो वर्ग देखे जा सकते हैं। पहला जो समाज में बहुत शक्तिशाली वर्ग है, दूसरा जिस पर वह शक्ति का प्रयोग करता है। शक्तिशाली वर्ग में कौन कौन आएंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, वे वर्ग जो बहुत ज़्यादा संपन्न हैं और ये समूह बनाकर समाज के बहुत बड़े भाग पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं।
ये शक्तिशाली वर्ग कहलाएंगे। और ये अपनी शक्ति का प्रयोग किस पर करेंगे? जो बाकी बहुसंख्यक कमजोर वर्ग बन जाएगा उस पर। इस सिद्धांत में वर्ग विभाजन आर्थिक आधार पर ना होकर कुशलता, कौशल, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व की क्षमता के आधार पर है। वर्ग संघर्ष में जो आधार था वो था शक्ति, आर्थिक शक्ति। यहाँ पर है वो कुशलता, क्षमता, योग्यता है। अर्थात समाज में जब वो आए थे तब इतने डेवलप नहीं थे, उन्होंने अपनी कुशलता, मैनेजमेंट, अपने कौशल, स्किल्स को डेवलप करके अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि वे समाज की प्रथम पंक्ति में आ गए हैं, फर्स्ट लाइन में आ गए हैं और समाज पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। योग्यता के आधार पर समाज में शक्तिशाली वर्ग बनता है जो संख्या में कम होते हैं, अर्थात सामान्य वर्ग संख्या में ज्यादा होता है, शक्तिशाली वर्ग समाज में कम होता है। जैसे नेता बहुत कम हैं, प्रशासक वर्ग है जिससे ISI, एडमिनिस्ट्रेशन, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, ये सब संख्या में बहुत कम है और इनका पूरे समाज पर नियंत्रण पाया जाता है। ये हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं। औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो परंतु इनके प्रभाव में कभी भी कोई कमी नहीं आती। ऐसे उदाहरण हैं इटली के विल्फ्रेड पेरेटो द माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने कहा है, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्सन की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज, गीतानो मॉस्को द रूलिंग क्लास आदि पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने की है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक शक्तिशाली और एक सामान्य। सामान्य का हमेशा शोषण होता रहा है और ये शोषण करने वाला वर्ग है शक्तिशाली। यहाँ पर दो सिद्धांत खत्म। तीसरा है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत बहुत स्पष्ट है और बहुत साधारण सिद्धांत है। इसका आधार है लैंगिक विभाजन। प्रथम हमने पढ़ा वर्ग संघर्ष जिसका आधार था आर्थिक शक्ति। दूसरा पढ़ा हमने विशिष्ट वर्गीय जिसका आधार था, विशिष्ट वर्गीय का आधार था कुशलता या मैनेजमेंट, कोई भी योग्यता। तीसरा है नारीवादी जिसमें है आधार है लिंग का विभाजन, अर्थात समाज में दो लिंग पाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष। अगर पश्चिमी विचारधारा में देखें तो हमेशा पुरुष और महिला में संघर्ष पाया जाता है। महिला की स्थिति बहुत कमजोर रही है और पुरुष बहुत शक्तिशाली हमेशा रहा है। जैसे शक्तिशाली पुरुष वर्ग है और नारी मुक्ति के आंदोलन चलाए गए, नारियों के अधिकार की बात की गई। महिलाओं के प्रति भारतीय परंपरा यहाँ से अलग है। क्या है? जैसे भारत में नारी को पूजा गया है, देवी माना गया है, भारतीय परंपरा में नारी की पूजा हुई है। अपने साथ महिलाओं को मताधिकार देने की बात कही है। जब पूरी दुनिया में यूरोप जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, तब भारत ने मताधिकार दिया था। अर्थात नारी का सम्मान भारतीय परंपरा में हमेशा से रहा है। बराबर का हिस्सा देने की बात कही है। मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारतीय अवधारणा नारी मुक्ति की मांग ना होकर स्वाधीनता की मांग का समर्थन करती है। अर्थात ये कहते हैं कि नारी का स्थान तो पहले से ही अच्छा था, परंतु उन्हें अपने वास्तव में जो अधिकार है वो उन्हें स्वतः व्यवहारिक रूप में मिलने चाहिए। अंतिम जो सिद्धांत है वो है बहुलवादी सिद्धांत, चौथा। इन तीनों से ये अलग है। तीनों ही सिद्धांत, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, विशिष्ट वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत हो, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो या नारीवादी सिद्धांत, इसमें संघर्ष दो वर्गों में पाया जाता है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ पर बहुत से शक्ति के केंद्र होते हैं और वर्ग विशेष के हाथों में शक्ति ना होकर अनेक समूहों के हाथों में होनी चाहिए।